सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे आयतुल्लाह खामनेई से कल ही मिल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो के बयान से मिडिल ईस्ट में बड़ी हलचल। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने बनाया एक बड़ा प्लान, ईरान पर नया मैक्सिमम प्रेशर डालने का खाका तैयार। ईरान के लिए रूस से आ गया बहुत बड़ा बयान। व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा ईरान की हिफाजत में रूस खड़ा है साथ। गजा समिट से पीछे हटा बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका में हो रही मीटिंग में जाने से किया किनारा। क्या गजा की तबाही से डर गया इसराइल का प्राइम मिनिस्टर? रमजान से पहले अल-अक्सा मस्जिद समेत वेस्ट बैंक पर शिकंजा टाइट, ड्रोन्स और कमांडो तैनात। और नाइजर स्टेट में कत्लेआम, 3 गांव जलाए, 45 से ज्यादा लोगों की मौत। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे कहीं ज्यादा। शुरुआत करते हैं शो की। क्या डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात करने जाना चाहते हैं? दरअसल अमेरिकी हुकूमत की तरफ से आए एक बड़े बयान ने खबरों के गलियारे में तपिश पैदा कर दी है। दोस्तों, अमेरिका की सियासत से एक ऐसी बात निकली है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में हलचल मचा डाली है, क्योंकि अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कल मिलने को तैयार हो जाएं, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिना देर किए उनसे मुलाकात कर लेंगे। यानी ट्रंप सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए इस हद तक बेताब हैं कि वो कल ही मुलाकात करना चाहते हैं। रूबियो ने ये बात जर्मनी के शहर म्यूनिक में एक इंटरव्यू के दौरान कही, जहां उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप किसी से मिलने को कमजोरी नहीं बल्कि मसले हल करने का तरीका मानते हैं। यह इंटरव्यू ब्लूमबर्ग को दिया गया और इसके बाद से सवाल यही घूम रहा है कि क्या तेहरान यानी ईरान इस इशारे को पकड़ेगा या नहीं। हो सकता है कि खामेनेई से मिलने और उनके मौकिफ को समझने के बाद शायद ट्रंप ज्यादा नर्म पड़ जाए, लेकिन अभी तो बात यही है, क्या ईरान मार्को रूबियो की इस बात को सुनकर राजी हो जाएगा? हालांकि आप सब भी जानते हैं कि अपने 2 और बड़े दुश्मनों किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप में कोई नरमी नहीं आई। तो हमें ये याद रखना होगा कि ये 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। खामनेई से मिलकर क्या हो जाएगा? नर्म नहीं पड़ेंगे ट्रंप। रूबियो के बयान से भी साफ झलकता है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की खिड़की खुली रख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री दबाव भी कम नहीं कर रहा, क्योंकि मार्को रूबियो ने 2 टूक ये भी कहा कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसी वजह से रीजन में अमेरिकी फोर्स की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है ताकि कोई गलत बटन दब ना जाए। यानी मैसेज 2 लाइन में है, डील भी चाहिए और डर भी दिखे। ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा से यही रही है कि पहले ताकत दिखाओ, डराओ और फिर टेबल पर बैठो, डील करो। अब असली सवाल ईरान की तरफ जाता है, क्योंकि खामेनेई अगर ऐसी मुलाकात को हरी झंडी देते हैं तो ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं बल्कि पूरी रीजनल पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन ईरान के अंदरूनी माहौल, पुरानी दुश्मनी और भरोसे की कमी को देखते हुए यह कदम आसान नहीं दिखता। मुझे तो नामुमकिन भी दिखता है। फिर भी बैक चैनल डिप्लोमेसी के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और अगर ये मुलाकात सच में हुई तो ये सिर्फ 2 लीडरों की मुलाकात नहीं होगी बल्कि सालों से जमी बर्फ तोड़ने की कोशिश होगी। सवाल बस इतना है कि कौन पहले झुकेगा और किस कीमत पर झुकेगा। पर्सनली मुझे ईरान का झुकना मुश्किल लग रहा है। हालांकि बात मार्को रूबियो ने बातों में कही है कि अगर खामनेई तैयार हो जाएं मिलने को तो ट्रंप कल ही उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी है, भाई विदेश मंत्री है, और डोनाल्ड ट्रंप का बेहद खास है। अगर वो बोल रहा है इसका मतलब है कि ट्रंप बोल रहे हैं, और जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी अपने नंबर 1 दुश्मनों से मुलाकात करने में कभी हिचक तो दिखाते नहीं। इससे उन्हें भी बड़ा फोटो ऑप मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी अहम खबर है आगे भी। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर प्रेशर डालने का एक नया प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत ये दोनों ईरान की तेल की नब्ज पर वार करने जा रहे हैं। वॉशिंगटन की बंद कमरों वाली मीटिंग से निकली खबर ये बताती है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर यानी कि
ज़्यादा से ज़्यादा दबाव वाली कैंपेन को और तेज़ करने का फैसला कर लिया है और इस बार सीधा निशाना है ईरान की तेल बिक्री, ख़ास तौर पर चाइना को जाने वाला तेल और उससे आने वाला पैसा, जो ईरान को जाहिर सी बात है मजबूती दे रहा है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग में दोनों तरफ से ये लाइन तय हुई है कि अगर न्यूक्लियर डील पर असल समझौता ईरान से नहीं होता है तो दबाव हर लेवल पर बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि नेतन्याहू ने साफ शक जताया है कि ईरान किसी भी डील का एहतराम नहीं करेगा, जबकि ट्रंप ने जवाब में कहा कि ईरान को एक मौका देना चाहिए और बातचीत को एक चांस मिलना चाहिए। ये सारी बातें इस्राएली मीडिया लिख रहा है कि नेतन्याहू ये चाहता है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं रुको यार, बात करने दो। बैकग्राउंड में सलाहकार जैरेड कुशनर और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ट्रंप को बता रहे हैं कि ईरानी हुक्काम बातचीत में सही बातें कर रहे हैं, लेकिन लाइन सख्त रखनी होगी। यानी ईरान सही बातचीत कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका कह रहा है कि दबाव बना के रखो और झुकाओ। यानी सामने मुस्कुराहट है, पीछे प्रेशर है। यही नई स्ट्रेटजी दिख रही है। अगर सच में चाइना को जाने वाले ईरानी तेल पर नकेल कसी गई तो ये सिर्फ इकोनॉमिक कदम नहीं होगा, बल्कि रीजनल ताकत के खेल में बड़ा झटका होगा, क्योंकि ईरान की सांसें काफ़ी हद तक उसी तेल से चलती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान दबाव में झुकेगा या टकराव का रास्ता चुनेगा, क्योंकि इस शतरंज में हर चाल का असर सिर्फ 2 मुल्कों तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की हवा बदल सकती है, बिसात पलट सकती है। अब एक और अहम खबर, बड़ी खबर है। रूस खुलकर ईरान के साथ आ गया है और पुतिन खुद बोले हैं कि ईरान की हिफाजत के लिए रूस उसके साथ खड़ा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन की 47वीं सालगिरह पर मुबारकबाद भेजते हुए साफ कहा कि मौजूदा इंटरनेशनल हालात में रूस ईरान की हाकिमियत, उसकी सलामती और उसके जायज़ हक के बचाव में उसके साथ खड़ा है। ये बड़ी बात है। रूसी प्रेसिडेंट का ये पैगाम उस वक्त सामने आया है जब रीजन में अमेरिका और उसके अलायंस की मिलिट्री हलचल तेज़ है और ईरान पर प्रेशर लगातार बढ़ाया जा रहा है। रूस से जारी बयान के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि रूस और ईरान के रिश्ते दोस्ताना और अच्छे पड़ोसी वाले रिश्ते हैं और दोनों मुल्क मिलकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करते रहेंगे। यानी यहाँ किसी का कोई प्रेशर काम नहीं आएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह भरोसा जताया कि रूस और ईरान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन आने वाले दिनों में और गहरा होगा, जो सिर्फ 2 मुल्कों का रिश्ता नहीं बल्कि पूरे रीजन के पावर बैलेंस पर असर डाल सकता है। जी, इसमें डिफेंस का भी कुछ मामला हो सकता है। पुतिन के इस पैगाम को ऐसे वक्त में अहम सियासी सिग्नल माना जा रहा है जब ईरान पर मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने की खुली बातें हो रही हैं, और अब रूस का ये खुला सपोर्ट बताता है कि अगर हालात और गर्म होते हैं तो बड़ी ताकतों की लाइनें भी साफ खिंचती नजर आएंगी। सवाल ये है कि क्या ये रूस का साथ जो है ईरान के लिए, वो रीजन में टकराव को रोकेगा या उल्टा दुनिया को एक और बड़े टकराव के करीब ले जाएगा, क्योंकि ईरान फिर देखेंगे कि ईरान के साथ साथ रूस को अमेरिका सीधे दुश्मन के तौर पर सामने खड़ा हुआ पाएगा, वो भी एक साथ। देखिए क्या तब अमेरिका हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि अभी भी अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए बड़ा गुणा भाग करना पड़ रहा है। खैर, पुतिन का ये बयान काफ़ी अहम है और इसके मायने बहुत हो सकते हैं। पुतिन ज़्यादा खोल कर नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की हिफाजत में, उनके हकों की हिफाजत में रूस साथ खड़ा है तो इसको कई पैमानों पर तोड़कर पढ़ना और देखना बहुत ज़रूरी है। अब सुनिए एक और खबर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची। उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ लगातार बयानबाजी ने इस इंटरनेशनल फोरम को म्यूनिक सर्कस में बदल दिया है और ये यूरोप की गिरती हुई जियोपॉलिटिकल हैसियत का खुला सबूत है। म्यूनिक में जो समिट हुई उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल बयान सुन लीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में अब्बास अराक्ची ने लिखा कि जो कॉन्फ्रेंस कभी सीरियस बहस के लिए जानी जाती थी, वहां अब असली मसलों की जगह परफॉर्मेंस ने ले ली है और ये गिरावट अपने आप में बहुत बड़ा पैगाम देती है। जैसे परफॉर्मेंस सर्कस में होती ना, उस परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, एक तंज कस रहे थे अब्बास अराक्ची। अराक्ची का कहना है कि यूरोपीय यूनियन अंदर से कंफ्यूज दिख रहा है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है।
जबकि स्ट्रेटजिक लेवल पर यूरोप ने मिडिल ईस्ट में अपना वजन लगभग खो दिया है, वेट कम हो गया है, कोई भरम नहीं रह गया। अराक्ची खास तौर पर जर्मनी का नाम लेते हुए बोले कि बर्लिन ने अपनी रीजनल पॉलिसी लगभग जर्मनी ने अपनी रीजनल पॉलिसी लगभग पूरी तरह इसराइल के हवाले कर दी है, जो यूरोप की आज की हालत को दिखाती है। दुनिया भर के लीडर्स, मिलिट्री अफसरों और पॉलिसी एक्सपर्ट्स का सालाना जमावड़ा मानी जाने वाली म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस बार यूक्रेन जंग, ईरान और ट्रांस अटलांटिक टेंशन जैसे मुद्दे छाए रहे, लेकिन ईरान से जुड़े सेशंस में माहौल खास तौर पर गर्म रहा, जहां कुछ स्पीकर्स ने खुले तौर पर मिलिट्री एक्शन तक की बात कह डाली। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद बोले कि ईरान को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, रिजीम चेंज करो। इसी में ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी भी शामिल थे समिट में, जिन्होंने स्टेज से तेहरान पर और ज्यादा दबाव बढ़ाने और यहां तक कि फौजी कार्रवाई की भी वकालत की। इसी बात को लेकर अराक्ची खिसिया गए थे। ईरान से बाहर चलते हैं। गजा समिट से बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हट गया है, क्यों और अब जाएगा कौन, सुनिए। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू गजा पर होने वाली हाई प्रोफाइल मीटिंग से खुद दूर रहेगा और वो अपनी जगह अपने फॉरेन मिनिस्टर गिदियॉन सार को अमेरिका भेज रहा है, जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बुलाई गई बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में अरब और मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे। और यही मुल्क ट्रंप के गजा के लिए $multi billion रिकंस्ट्रक्शन प्लान और यूएन सपोर्टेड स्टेबलाइजेशन फोर्स का खाका पेश करने वाले हैं या उसके लिए माल देने वाले हैं। नेतन्याहू के ना जाने के इस फैसले को सियासी हलकों में सिर्फ डिप्लोमेटिक शेड्यूल नहीं बल्कि सोची समझी दूरी बताया जा रहा है, क्योंकि गजा में तबाही और जेनोसाइड के इल्जाम पर अगर वर्ल्ड लीडर्स के सामने सीधा सवाल खड़ा हो गया और नेतन्याहू से पूछ लिया गया कि गजा में जो तुमने कत्लेआम किया है, जो तबाही मचाई, तुम क्या करोगे, तो नेतन्याहू के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। ऐसे में गिदियॉन सार को आगे करके नेतन्याहू एक तरह से बफर खड़ा कर रहा है, अपना चेहरा भी बचा रहा है ताकि सीधी टक्कर से बचा जा सके। मीटिंग का मकसद ऑफिशियली गजा की तामीर बताया जा रहा है, लेकिन असली लड़ाई नैरेटिव की है। कौन गजा पर कंट्रोल रखेगा, कौन सिक्योरिटी कंट्रोल संभालेगा और किसकी शर्तों पर नई पॉलिटिकल हकीकत गजा के अंदर लिखी जाएगी। हाकिम कौन, धागा किसके हाथ में। और इसी मोड़ पर नेतन्याहू का पीछे हटना अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि आने वाले दिनों में गजा सिर्फ इंसानी मसला नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम का सेंटर बनने वाला है। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल को गजा पीस बोर्ड में शामिल कर चुका है, ऐलान कर दिया उसने ट्रंप से मिलते ही परसों, ठीक है। अब वो जो मुल्क आएंगे वो कहेंगे भैया हम तो गजा को बनाने का पैसा दे रहे हैं और ट्रंप जी आपने तो गजा को तबाह करने वाले को अपने यहां हमारे साथ बैठा रखा है। ये तो बड़ा मसला है, बड़ी नाइंसाफी है। इसीलिए ट्रंप ने समझाया होगा नेतन्याहू, तुम मत रहना लाला, हाँ माहौल खराब हो जाएगा, तुम जाके जाओ नली नारी खाओ, इसराइल में रहो और उसे भेज देना गिदियॉन सार को। अभी तो 2 दिन पहले गया है बंदा, वापस लौटा है इसराइल, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। रुक सकता था, 3 दिन रुक जाता, 4 दिन, और नहीं रुका। बढ़ते हैं आगे। रमजान शुरू होने से पहले वेस्ट बैंक समेत मस्जिद अल अक्सा पर इसराइल का शिकंजा और कस गया है। ड्रोन, आंसू गैस, कमांडो तैनाती और अल अक्सा पर नई पाबंदियों का खेल शुरू हो गया है। एक खबर हमने आपको दी थी, उससे आगे का डेवलपमेंट है। रमजान शुरू होने से ठीक पहले वेस्ट बैंक में सिक्योरिटी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और इस बार प्लान सिर्फ जमीनी फोर्स का नहीं बल्कि आसमान से भी कंट्रोल का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली पुलिस ऐसे ड्रोन सिस्टम खरीद रही है जो हवा से सीधे आंसू गैस गिरा सकें ताकि किसी भी मुखालफत या जमावड़े को ऊपर से ही तोड़ा जा सके। साथ ही जमीन पर भी फोर्स बढ़ रही है। आर्मी ने फैसला किया है, इसराइल की आर्मी ने, कि रमजान के दौरान वेस्ट बैंक में अपनी मौजूदगी और भारी करेगी। वो 22 बटालियन पहले से इस ऑपरेशन में हैं और अब उनके ऊपर कमांडो ब्रिगेड समेत नई तैनाती की जा रही है। सबसे ज्यादा नजर रहेगी अल अक्सा मस्जिद के आसपास, जहां हर साल रमजान में लाखों लोग जुटते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावी अदा करते हैं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं और हर बार टकराव का खतरा यहीं इन लाखों लोगों की मौजूदगी की वजह से मंडराता रहता है।
मुसलमान तो खामोशी से नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन सेक्टर्स कुछ आकर ऐसा करते हैं कि हंगामा हो जाता है। मतलब फिलहाल बिल्कुल साफ है कि इबादत के महीने से पहले ही इलाके को मिलिट्री जोन जैसा ट्रीट किया जा रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि इतनी सख्त घेराबंदी हालात को संभालेगी या खुद एक नया धमाका पैदा कर देगी, हम देखेंगे। अब बात मिना रीजन की, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यहां पर भी नजर रखा करें। नाइजर स्टेट में कत्लेआम हुआ है, 3 गांवों में 45 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में बंदूकधारियों ने 3 अलग अलग गांवों में खूनी हमले किए, जिनमें करीब 45 लोगों की जान चली गई। ये दावा एक ह्यूमैनिटेरियन सोर्स ने किया है AFP से। सबसे खौफनाक मंजर कोकांसो गांव में देखने को मिला, जहां 38 लोगों को या तो गोलियों से भून दिया गया या उनके गले काट दिए गए। गांव के लगभग सारे घर जला दिए गए और लोकल अथॉरिटीज को डर है कि मलबे में अभी और लाशें निकल सकती हैं। सब मिलिशिया कर रहे हैं। इसी हमले की कड़ी में टुंगुन मकेरी गांव में 7 लोग मारे गए, जबकि पिस्सा गांव में 1 शख्स की जान गई। ये दोनों गांव बोरगू इलाके में आते हैं, जो क्वारा स्टेट की सरहद के पास हैं। आपको इन इलाकों को याद रखना चाहिए। यही इलाका इसी महीने पहले भी एक बड़े जेनोसाइड का गवाह बना था, जहां 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या आपको इन इलाकों का नाम कभी सुनाई दिया, याद रहा? इस ताज़ा कत्लेआम से फिलहाल ये तो साफ है कि ये कोई एक बार की वारदात नहीं है, बल्कि लगातार चल रही खूनी लहर है, जिसने पूरे इलाके को खौफ में डाल दिया है। एक गरीब मुल्क और गरीबों का कत्ल। रीजन में सिक्योरिटी की हालत पहले ही नाजुक बताई जा रही थी, और अब ताज़ा हमलों ने ये सवाल और तेज़ कर दिया है कि आखिर गांव के गांव जल रहे हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, मगर जो बंदूकधारी हैं हर बार कैसे बच निकलते हैं? क्या ये इलाका पूरी तरह बेखौफ मिलिटेंट्स के हवाले होता जा रहा है? असल में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं बने हुए, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं मिलिटेंट्स के, और ये सारी लड़ाई जमीन की है, और जमीन के अंदर दबे हुए नेचुरल खजाने की है। ये जितने भी गरीब मुल्क हैं, इन सब के यहाँ सोना है। अब दौलतमंदों की नज़र इन पर है। इसीलिए सोचिए कि जहाँ रोटी खाने के पैसे ना हो, वहाँ एडवांस हथियार कहाँ से आ रहे होंगे और उसकी कीमत कौन चुका रहा होगा? कबीले लड़ रहे हैं या सेक्ट लड़ रहे हैं, या फिर इलाके रीजन के हिसाब से लोग बटे हुए हैं, आपस में ही एक दूसरे पर हमला जारी रहता है। कुछ दहशतगर्दी के नाम पर तंजीमें बन जाती हैं, कुछ आज़ादी के नाम पर तंजीमें बन जाती हैं, लेकिन मारे वही लोग जाते हैं जिनके हाथों में हथियार नहीं होते, मासूम। यही हाल है। असली गुनहगार वो हैं जो हथियार बना रहे हैं, जो इन लोगों को हथियार बेच रहे हैं। वो कंपनीज भी और उस मुल्क की हुकूमतें भी, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।